ठीक है, तो मेरे में से यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बचा कौन? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा सर जंपिंग जीन क्या है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, एनसीईआरटी ने खतरनाक वर्ड लिखा है ना, उसी को एक्सप्लेन करना है। जंपिंग जीन क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1। यहां पर एक जीन है, जीन में क्या होता है? प्रमोटर होता है, एक क्या होता है बोलो? टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर और एक क्या होता है बोलो? टर्मिनेटर। और ये जीन, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। और यहां पर मान लो क्रोमोसोम नंबर 10th है, 10वां क्रोमोसोम 10th नंबर है, लिख देता हूं 10th नंबर है। जंपिंग जीन क्या होता है? आपको लग रहा है जंप कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है, कूद रहा है, वैसे ही हो रहा है लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। जंपिंग जीन में होगा क्या कि जो जीन है ये हरा वाला, सबसे पहले वो उसने डीएनए से क्या बनाया? आरएनए, भाई एमआरएनए। डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एनसीईआरटी लाइन है। आरएनए अब क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहां पर क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि उसी का कॉपी बना। डीएनए था, डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाके यहां बैठ गया, यहां बैठ गया। तो देखो क्रोमोसोम 1 पे जो जीन था उसका कॉपी जाकर के क्रोमोसोम नंबर 10 पे बैठ गया। और मान लो यहां पर प्रमोटर है और मान लो यहां पर टर्मिनेटर है, सिंपल मान लो वहां पर जाके बैठ गया। तो एनसीईआरटी का लाइन क्या है, पढ़ो तो। दे रेप्लिकेट इनटू डीएनए वाया आरएनए इंटरमीडिएट। एनसीईआरटी का क्या लाइन है? ट्रांसपोजोन में बस एक लाइन लिख करके छोड़ दिया गया है। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ट्रांसपोजोन दे रेप्लिकेट इनटू डीएनए, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बन गए और ये डीएनए जाके बैठ भी गया, कहीं कॉपी उसका बन के बैठ गया वाया आरएनए इंटरमीडिएट। अब समझ में आया? वाया आरएनए इंटरमीडिएट। समझ लो भाई, फिर से समझ लो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये हरा वाला जो जीन है, ग्रीन वाला जो जीन है, उसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो क्या लिखा एनसीईआरटी ने? दे रेप्लिकेट इनटू डीएनए वाया वाया एमआरएनए। अब एनसीईआरटी में वर्ड जो लिखा है समझ में आया? और ये जाकर के किसी और के ऊपर में आराम से जाके बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया। तो आपको क्या लग रहा है? साइंटिस्ट को क्या लग रहा है? अरे ये जीन तो 1 पे था, 10th पे आ गया। अरे आया नहीं, उसका कॉपी आया, वो खुद नहीं आया। तो साइंटिस्ट को लगता है अरे ये वाला जीन तो 1 पे देखा था, अभी 10th पे दिख रहा है। तो 1 से 10th पे डायरेक्टली नहीं आया, 1 का कॉपी बना, पहले आरएनए फिर डीएनए बना, फिर आके यहाँ छलांग मार दिया ना। तो अब मेरे में से एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हो गया होगा। दे रेप्लिकेट डीएनए वाया आरएनए इंटरमीडिएट। अब समझ में आया एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है? इसलिए एनसीईआरटी लेके बैठा करो। ट्रांसपोजोम में एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है तो मेरे में से समझ में आना चाहिए। दे रेप्लिकेट डीएनए वाया आरएनए इंटरमीडिएट। अब बोले सर इससे फायदा क्या होगा? चलो अब फायदा पे बात करते हैं। फायदा ये हुआ तुम्हारे अंदर में ट्रांसपोजन की कहानी है। तो ये वाला क्रोमोसोम 1 वाला एक एमआरएनए बनाएगा 5 to 3 और इधर वाला बनाएगा 5 to 3, क्योंकि आरएनए तो 5 to 3 बनते हैं। और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या बन गए बोलो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो तुम्हारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने का एक तरीका यह है, ट्रांसपोजोन जीन ऐसा करते हैं। और एक बार डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो फिर भाई साहब आप डाइसर वाइसर का कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो, एसआई आरएनए बनाने का कॉन्सेप्ट जानते ही हो, फिर आपका आरआईएससी का कॉम्प्लेक्स का जानते ही हो। और तुम्हारे ऊपर कोई पैथोजन अटैक किया, तुम्हारे ऊपर कोई पैथोजन अटैक किया, तो पैथोजन का क्या है? डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए को जाके साइलेंट कर दीजिए, एमआरएनए से जाकर के बाइंड हो जाइए। एमआरएनए अब काम करेगा नहीं तो वो पैथोजन का
डेवलपमेंट, क्योंकि वो एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइम बना नहीं तो वो पैथोजन का ग्रोथ रुक जाएगा, वो पैथोजन मर जाएगा। चलो अब बताओ, तुम्हें ज्यादा नहीं डालना है, केवल ट्रांसपोजोन समझ में आया या नहीं है, फटाफट बोलो। तुम्हें ट्रांसपोजोन समझ में आया या ऊपर से गई, ये केवल बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल पूछा कि ट्रांसपोजोन होता क्या है, तो ये बताओ, फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, तो मेरे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है। उसके अलावा देखो ना, एक एनसीईआरटी का हाफ पेज है, पढ़ने में कितना टाइम निकलेगा ना। तो बस ये समझने में दिक्कत होता था, आज शाम में जाना, एक बार वापस से रिकॉर्डेड वाले को देख लेना, मेरे में से समझ में आ जाएगा, वापस से एक बार देखना कैसे बना, और फिर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना। एनसीईआरटी को पढ़ना, मेरा एक एक लाइन मैच कर देगा। चलो अब हम लोग सेकेंड चीज पढ़े, एक वर्ड है जिसका नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसने बनाया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नीट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मिनट में फिनिश करूंगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। ये दिया था दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था कोहलर और एक का नाम था माइलस्टीन। माइलस्टीन, दो साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूं। आजकल कोरोना वायरस के इलाज में यूज हो रहा है, कोरोना वायरस के इलाज में से यूज किया जा रहा है, ध्यान से। इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैं एक कहानी बताऊं, कोई एक सांप है, स्नेक है, स्नेक ने तुम्हें काटा, बाइट किया, तो स्नेक क्या देता है, वेनम। वेनम के अंदर क्या होता है, जहर जो तुम बोलते हो, ठीक है, कुछ टॉक्सिन है, तो तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी वेनम पे अटैक करेगा और वेनम को डिग्रेड करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, अरे तुम्हारे ऊपर में स्नेक ने काटा, सांप ने काटा, वेनम डाल दिया, तो वेनम डाला, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसे एज ए एंटीजन मानेगा। वेनम को क्या मानेगा, एंटीजन, तो तुम्हारे बॉडी में क्या बनना चाहिए था, एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी बनने में तो 10-15 दिन लग जाएगा, 10-15 दिन लग जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टाइम लगता है, बी सेल, टी सेल, ये सब जो बनते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टाइम लग जाता है, और टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सांप काटा, 2-3 घंटे में मर गए, 2-3 घंटे में मर गए, इम्यून सिस्टम बनता, लेकिन वो तो मरने के बाद अब बन रहा है, क्या हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी वेनम ले लेते हैं, डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एंटी वेनम। एंटी वेनम कुछ नहीं है, एंटीबॉडी। अरे सांप ने काटा, वो क्या था, टॉक्सिन था, वेनम था, हम बना बनाया हुआ डॉक्टर के पास गए, तुरंत ले लिया एंटी वेनम। एंटी वेनम में क्या था, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा, वेनम पे अटैक करेगा और उसको डिग्रेड कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इतना लार्ज स्केल में एंटीबॉडी कहां से बनाए, हम लार्ज स्केल में एंटीबॉडी कहां से बनाए। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी है बेचारा, उसके अंदर में इम्यूनिटी वीक है, वो एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा, वो बना नहीं पा रहा एंटीबॉडी। अगर कोई बूढ़ा इंसान है, उसे हम लोग बाहर से एंटीबॉडी दे दे, बाहर से एंटीबॉडी दे दे, तो सर बाहर से एंटीबॉडी कहां से दे, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्लाज्मा थेरेपी का। एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या करता है, किसी इंसान को, किसी इंसान को अगर 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कोरोना वायरस अटैक हुआ होगा, तो उसके अगेंस्ट में यंग, मेरे अंदर में था, एंटीबॉडी बन गया, मैंने क्या किया, वो ठीक हो गया, वो पेशेंट अब ठीक हो गया, उससे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कीजिए, आपको कोरोना वायरस अटैक किया था, आपके अगेंस्ट में अंदर में एंटीबॉडी तो होगा बना हुआ, वो आप क्या कीजिए, एक एक बॉटल ब्लड दे दीजिए, उस बॉटल से हम लोग उस ब्लड से प्लाज्मा निकाल लेंगे। आपको मालूम है ना प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड का, फ्लूइड पार्ट ब्लड का, उसके अंदर एंटीबॉडी होगा, यही प्लाज्मा उस ओल्ड इंसान के अंदर डाल दे, वो ओल्ड इंसान का इम्यून सिस्टम वीक था, उसके अंदर एंटीबॉडी बन नहीं पा रहे थे कोरोना वायरस के, लेकिन हमने एक यंग इंसान का लिया और उसके अंदर डाल दिया। तो ये बहुत न्यूज में प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी आजकल बहुत न्यूज में तुम देखोगे तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत आएगा। लेकिन हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, हमने क्या किया,
हमने क्या किया, स्नेक वेनम लिया और चूहे के अंदर डाल दिया, चूहे के अंदर में डाल दिया, थोड़ा सा, मरे नहीं, थोड़ा सा अमाउंट में डाल दिया। वेनम हमने माइस में डाल दिया, चूहे में डाल दिया। चूहा क्या करेगा, चूहा एंटीबॉडी बनाएगा। हमें एंटीबॉडी नहीं चाहिए, हम चूहे के अंदर से निकालेंगे बी सेल। आपको अच्छे से मालूम है, हम उसके स्प्लीन, उसे मारेंगे, चूहा को मारेंगे, उसके अंदर से एक ऑर्गन निकालेंगे स्प्लीन, और स्प्लीन में ही बनते हैं बी सेल, बी लिम्फोसाइट। तो चूहे के अंदर से स्प्लीन, स्प्लीन से बी सेल निकाल लिया, ये बी सेल निकल गए। ये बी सेल के अंदर ही क्या बनाने की पावर है, एंटीबॉडी। हमें एंटीबॉडी नहीं चाहिए रे भाई, हमें बी सेल चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए। लेकिन इस बी सेल को अब अगर बाहर में इन विट्रो ग्रो करेंगे, मर जाएगा, ज्यादा देर तक डिवाइड नहीं करेगा। ये तो भाई एक लाइफ स्पैन होगा, 10 बार 20 बार डिवाइड करेगा, फिर तो मर जाएगा। हमने क्या किया, उस बी सेल को ले लिया जो एंटीबॉडी बना रहा था, किसके अगेंस्ट में, वेनम के, सांप के जहर के अगेंस्ट। और हमने क्या किया, अब दूसरे चूहे से उसकी कैंसरस सेल को ले लिया, ट्यूमर के सेल को ले लिया। ध्यान से सुनना, हमने इधर ले लिया टी फॉर ट्यूमर सेल, जो कभी मरता नहीं है, इमोर्टल, कभी मरता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, कैंसर वाला सेल, ट्यूमर वाला सेल, वो लगातार डिवाइड करता है, उसका नेचुरल डेथ नहीं होता, वो कभी मरता नहीं, लेकिन वो कोई काम भी नहीं करता। कैंसर का सेल कोई काम नहीं करता, लगातार डिवाइड करता है। और बी सेल, ये क्या है भाई, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन ये मर जाता है। हमने दोनों का हाइब्रिड बना दिया। अब समझ में आया हाइब्रिडोमा, हमने दोनों का हाइब्रिड बना दिया, दो सेल का हाइब्रिड बना दिया, यानी बी सेल का और ट्यूमर के सेल का, दोनों के मिक्स का एक हमने हाइब्रिड तैयार कर दिया, इसलिए नाम पड़ा हाइब्रिडोमा। अब ये हाइब्रिडोमा सेल को हमने ग्रो किया, तो ये हाइब्रिडोमा सेल जब ग्रो करेगा तो दे विल फॉर्म द एंटीबॉडी, और ये सारे एंटीबॉडी एक ही तरह के होंगे ना, एक ही तरह के तो होंगे ना। बी सेल को ट्यूमर सेल से जोड़ा, ये सेल अब मरेगा भी नहीं, ये सेल अब मरेगा भी नहीं, लगातार डिवाइड करेगा और लगातार वो एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा। सारे एंटीबॉडी एक ही तरह के होंगे, तो नाम पड़ा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो दो साइंटिस्ट थे जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था, कोहलर एंड माइलस्टीन। आई थिंक 1984 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि आजकल चल रहा है। अब सोचो कोरोना वायरस का कैसे करेंगे, चूहे के अंदर में डाल दिया कोरोना वायरस, एंटीबॉडी नहीं चाहिए मुझे, हमें बी सेल चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए जो एंटीबॉडी बनाने वाला है। उस बी सेल को ट्यूमर वाले सेल से जोड़ दिया, ट्यूमर सेल का मरेगा नहीं, बी सेल मर तो जाएगा लेकिन एंटीबॉडी बनेगा, दोनों को मिक्सर बना दिया, दोनों का गुण मिक्स कर दिया, यानी ऐसा सेल बनाओ डिवाइड करते रहे और एंटीबॉडी बनाते रहे। सारा एंटीबॉडी आपने कोरोना वायरस की अगेंस्ट बनाया। अब जिस इंसान, बूढ़े आदमी को चाहिए, लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन कराइए और उस पेशेंट को डाल दीजिए। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, किसे किसे ये समझ में आया? थोड़ा इनोवेटिव बताया, थोड़ा सा लीक से हट करके बताया, लेकिन ये नीट के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, आ गया सभी को? अरे फटाफट हैंड रेज करो, दो ही लोगों ने उठाया। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दिया था दो साइंटिस्ट ने, कोहलर और माइलस्टीन ने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी में नहीं, दो चीज और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बस एक एक लाइन का। आपको मालूम है जो लीच होता है, लीच, जोंक, उसके सलाइवा में जब काटता है ना आपको, तो ब्लड को सक करता है, तो अपने सलाइवा से एक केमिकल निकालता है। बोलिए नाम बताइए, क्या नाम होता है उसका? किसी को नाम याद है? उसके सलाइवा में होता है हीरोडिन। इस हीरोडिन से वो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, एंटी कोगुलेटिंग, क्लॉट करने से रोकता है, एंटी क्लॉटिंग ना, हीरोडिन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस हीरोडिन बनाने वाले जीन को, हीरोडिन बनाने, एंटीकोगुलेटिंग है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, उस जीन को कट किया। ठीक है, या आर्टिफिशियल, आजकल तो आर्टिफिशियली बना लेते, बोला था कि जीन आजकल आर्टिफिशियली बना लिया जाता है, सीक्वेंस तो हमें मालूम है। हमने उस जीन को एक प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस, वही मस्टर्ड वाला ब्रासिका, तुम पढ़ते हो ना, ब्रासिका नेपस, वही ब्रासिकेसी फैमिली।
ना। ब्रासिका नेपस में डाला गया और उससे जो सीड बने, उस सीड से उन्होंने आइसोलेट किया केमिकल का, जिसका नाम था हीरोडीन। तो जब तुम कुछ क्वेश्चन बनाओगे एक्स्ट्रा में, तो एक क्वेश्चन मिल सकता है कि हमने हीरोडीन का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराया था, किसके हेल्प से? तो एक प्लांट था जिसका नाम था ब्रासिका नेपस, उसके अंदर में वो जीन डाला और उसके सीड से आइसोलेट किया। बस इसके अलावा नहीं जानना है। हीरोडीन क्या होता है? एंटीकोगुलेटिंग होता है। कहां से रिलीज होता है? लीच, लीच के सलाइवा से। जिससे वो सक करे ना, खींचे ना ब्लड आपको, तो वो ब्लड क्लॉट ना हो पाए, तो सलाइवा से वो रिलीज करते रहता है कि ब्लड कटने के बाद में ब्लड निकल तो रहा है लेकिन क्लॉट ना कर पाए, तो एंटीकोगुलेटिंग सब्सटेंस। ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से एक और जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, आपको बताया था बायो रिमीडिएशन। आपको मैंने बताया था बायो रिमीडिएशन क्या होता है भाई? पॉल्यूटेंट की सफाई करना, पॉल्यूटेंट को हटाना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से पॉल्यूटेंट को हटाना, इट इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन। एनसीईआरटी में ये वर्ड मिल जाएगा ना। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक होगा जिसको हम लोग कहते हैं, इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, बस नाम याद रखिएगा, आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती के पता नहीं कोई होंगे न, आनंद मोहन चक्रवर्ती। उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरिया बनाया था, बस याद रखिएगा, उसका नाम था स्यूडोमोनास पुतिदा। स्यूडोमोनास पुतिदा, ये पहले भी बताया होगा, बस एक एक लाइन का याद रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगानी ना। इसी को कहते हैं हम लोग ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, पेट्रोलियम ईटिंग बैक्टीरिया। अब समझ में आ गया क्यों बनाया होगा ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास पुतिदा, या इसी का नाम था सुपर बग। इसी का नाम था सुपर बग। उन्होंने क्या किया? एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया। उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया, कैसे बनाया होगा? वही बायोटिक हेल्प से ना। कई सारे बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर के प्लाज्मिड कई सारे बैक्टीरिया ले लिया, ये X1 है, ये X2 है ना। इस तरह से कई सारे प्लाज्मिड से उन्होंने जीन कट करके निकाला, उसके जीन को कट करके निकाला ना। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है ना, वो क्या करता है? हाइड्रोकार्बन को तोड़ने की कैपेसिटी रख सकता है। यानी नेप्थलीन है, ऑक्टेन है, नोनिन है, उनको तोड़ने की कैपेसिटी रखता है ना, अलग अलग बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे ऐसे कई सारे बैक्टीरिया के जीन को आइसोलेट किया, ऐसे ऐसे कई सारे बैक्टीरिया के अंदर से जीन को निकाला, और एक के अंदर में एक बैक्टीरिया बनाया, उसके अंदर में ये सारे जीन को फिट कर दिया, सारे जीन को फिट कर दिया। अब ये क्या हुआ? कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तोड़ सकता था ना। इसलिए ऑयल स्पिलिंग, आजकल ये वर्ड बड़ा फेमस है, ऑयल स्पिलिंग, कि बड़ा बड़ा टैंकर आ रहा है, समुद्र में फट गया, लीकेज हो गया, सारा तेल सारा पेट्रोल ना समुद्र पे ना तैरते रहता है। उसकी डेंसिटी कम है, पानी के ऊपर ही रहेगा, जिससे कि क्या होगा? एक सरफेस बन जाएगा, एक फिल्म बन जाएगा, जिससे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो वहां के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मछलियां हैं, उनका लार्ज स्केल में डेथ होने लगता है। और ऑयल जो है वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी डिग्रेड होता भी नहीं है, तो हमेशा के लिए पड़ा हुआ भी रह जाएगा ना। इससे बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया ढूंढा, इंडियन साइंटिस्ट थे। तो बस याद रखिएगा कि कुछ ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया और बनाया सुपर बग, जो कि पेट्रोलियम ईटिंग बैक्टीरिया के अंदर में आएगा। चलो ठीक है, तो फटाफट हैंड रेस करो, आ गया समझ में तो फटाफट बोलो। चलो ठीक है, अब हमें सीखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक वर्ड है बायोटेक का, जो मेन यूज है आजकल है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ना। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से आप एनसीईआरटी पढ़ दोगे तो समझने में दिक्कत होता है। सर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या कहता है? कि देखो, कोई भी बीमारी होती है, बैक्टीरिया गया, कोई पैथोजन तुम्हारे अंदर में इंटर किया, तो बहुत लार्ज स्केल में मल्टीप्लाई किया, बहुत नंबर बढ़ गया, तो तब तुम्हारे अंदर सिम्टम आएगा। तुम्हारे ऊपर में कोई वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, सिंपल मान लो कोरोना वायरस इंटर किया, बहुत लार्ज स्केल में फैल गया, तब तुम्हारे अंदर में लक्षण अपीयर होंगे, सिम्टम अपीयर होंगे ना। तो तुम यूरिन टेस्ट ये सबसे पता करते हो बीमारियों को। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पता कर लिया जाए, बहुत सारे ऐसी बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, अगर तुम स्टार्टिंग में ही पता कर लो, जब वायरस का ग्रोथ बहुत कम है,
ना, बहुत कम है। उस टाइम लक्षण पता भी नहीं चलेगा, कोई यूरिन ब्लड टेस्ट में पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही पता कर लिया जाए, स्टार्टिंग में ही पता कर लिया जाए तो उस बीमारी से आप बच सकते हो। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, जैसे कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर एंटर किया, कोई सिम्टम ही नहीं है, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही तुम्हें कुछ मॉलिकुलर डायग्नोसिस से, बायोटेक हेल्प से पता कर ले कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो, तो तुम्हें क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, क्वारंटाइन कर लेंगे कि तुम फैला तो नहीं पाओ भाई। ना तो अगर तुम्हें लक्षण तो बहुत देर में पता चलेगा, बुखार उखार तो बहुत बाद में पता चलेगा ना, तब तक तुम कितने को फैला दोगे। और खासकर एड्स बीमारी में, कैंसर बीमारी में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में पता चल गया तो थोड़ा बचाया तो जा सकता है ना। बाकी तो मेथड है भाई, यूरिन टेस्ट सबसे तो पता चल जाता है, बहुत फैल गया है तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें अर्ली स्टेज में, याद रखना, अर्ली स्टेज में बीमारी को पता करना है। तब यहाँ पर बायोटेक का, आरडीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तब आरडीटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर कैसे? जैसे आज कोरोना का पूरे दुनिया में एक ही तो टेस्ट है, वो बायोटेक ही तो देता है, पीसीआर के थ्रू, पीसीआर के थ्रू, बस पीसीआर के थ्रू हम पूरी दुनिया में टेस्ट कर रहे हैं। कौन दिया? बायोटेक ने ही तो दिया है। दूसरा मेथड है, एक मेथड है एलाइजा मेथड, एलाइजा, एलाइजा बहुत एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है, एक लाइन बताऊंगा समझ में आ जाएगा। और तीसरा मेथड है ऑटो रेडियोग्राफी, तीसरा मेथड है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो एनसीईआरटी में देखोगे तो ये तीन वर्ड मिल जाएंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में लिखा है कि अगर म्यूटेंट जीन है, कोई जीन तुम्हारा म्यूटेंट कर चुका है, उसे पता कर लोगे आप आसानी से। पीसीआर में एनसीईआरटी ने लिखा है कि अब एचआईवी का टेस्ट का आजकल बड़ा अच्छा यूज होता है, मैं तो लिख देता हूँ कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस का सबसे अच्छा यूज, मतलब पहले कैसे पता चल जाए, पीसीआर है। और दूसरा एनसीईआरटी लिखता है कि कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करने में पीसीआर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैं एलाइजा को निपटाता हूँ। एलाइजा देखो क्या है, सिंपल, एग्जाम में इसका केवल फुल फॉर्म आएगा, एग्जाम में केवल फुल फॉर्म आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा ना। होता क्या, सीक्यू, मान लो तुम्हारे अंदर में एचआईवी वायरस ने अटैक किया है, या मान लो कोरोना वायरस, आजकल कोरोना ही तो कोरोना ही एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे ऊपर में कोई कोरोना वायरस ने अटैक किया था 3 महीना पहले, 3 महीना पहले ना, तुम्हें लग रहा है शायद 3 महीना पहले शायद मुझे बीमारी हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे पता करें ना। तो अब सोचो तुम्हें 3 महीना पहले कोरोना वायरस ने अटैक किया होगा, अटैक किया होगा, तो तुम्हारे अंदर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी मौजूद होंगे, एंटीबॉडी मौजूद होंगे। अब तुम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो, अरे तुम्हारा ब्लड ले लिया और ब्लड के अंदर में अगर यहाँ पास कोरोना वायरस का एंटीबॉडी है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर में कोरोना वायरस का अटैक हुआ होगा। क्योंकि कोरोना वायरस तो एक बार आता है, 10-12 दिन का, 15 दिन का लाइफ साइकिल है, खत्म हो जाता है। लेकिन एचआईवी एक बार आ गया तो सालों साल रह जाएगा, जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। तो अब सोचो, यानी कि तुम डॉक्टर बन गए और कोई यहाँ पर पेशेंट आया और उसका लक्षण जो है सर्दी है, खांसी है, बुखार, तुम्हें लग रहा है कि शायद इसे एड्स हो सकता है, तुम्हें लग रहा है कि शायद उसे एड्स हो सकता है। अरे डॉक्टर की पहचान यही ना, डायग्नोसिस, मतलब पता कर लेना, बीमारी को पता कर लेना, डायग्नोसिस यही तो होता है। तो तुम्हें लग रहा है कि लक्षण एड्स वाला हो सकता है, तो तुम बोलोगे कि ऐसा करो, एलाइजा करा लो। एलाइजा में क्या करेगा, उस पेशेंट का 1 ml ब्लड ले लिया, उस ब्लड के अंदर में या तो दो तरीके, या तो तुम उसके अंदर में एंटीबॉडी ढूंढ लो, एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती, तुम्हारे में एचआईवी वायरस एंटर किया तो एचआईवी का एंटीबॉडी बनेगा, कोरोना एंटर किया तो कोरोना का बनेगा, तुम्हारे अंदर टाइफाइड वाला, सब बैक्टीरिया, सब वायरस, सबके लिए स्पेशल एंटीबॉडी बनता है, क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर अलग है तो एंटीबॉडी भी अलग बनेगा ना। तो हमें क्या करना है भाई, हमने पता कर लिया उसके अंदर एंटीबॉडी है। अरे तुम्हारे अंदर अगर एचआईवी का एंटीबॉडी क्यों है, तुम सोचो, तुम्हारे बॉडी के अंदर में एचआईवी का एंटीबॉडी कैसे आ सकता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एचआईवी पॉजिटिव हो तभी तो एचआईवी का एंटीबॉडी। तो एनसीईआरटी की क्या लाइन है कि आप एंटीबॉडी डिटेक्ट करके बता सकते हो कि उसे बीमारी है या नहीं, हाँ वो एंटीबॉडी है, यानी उसका तुम, वो वायरस या बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर मौजूद है। कोरोना वायरस में तो 10-15 दिन में खत्म हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए नहीं यूज करते, इसलिए कोरोना वायरस में हम एंटीबॉडी टेस्ट यूज नहीं करते, एचआईवी में यूज करें। दूसरा तरीका है कि हम जो कोरोना एचआईवी वायरस है, तो ये जो वायरस है, वायरस के ऊपर में कोई ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे, यही तो एंटीजन है ना,
एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, ग्लाइकोप्रोटीन ना, यानी कि शुगर प्लस प्रोटीन का जो मिक्सचर है, इसी प्रोटीन को अगर हम डिटेक्ट कर ले, यानी हम एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारे ब्लड से ये वाला हम प्रोटीन को डिटेक्ट कर ले, तो तुम्हारे अंदर में हमें नहीं मालूम एचआईवी वायरस है या नहीं, हम वो स्पेशल प्रोटीन को पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे डिटेल से आपको नहीं जाना, तो उससे भी आप बीमारी को पता कर सकते हो। फुल फॉर्म याद रखना, मैं डिटेल से उतना बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि चलो ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ना। चलो मैं बता ही देता हूं, बता दू छोड़ दू, फटाफट बोलो। एलाइजा का डिटेल नहीं आता है, तो अगर बोलोगे तो बता देता हूं ना, तो पीसीआर तो डिटेल से करना। आकाश, कोरोना का न्यू स्ट्रेन ज्यादा वायरुलेंट है क्या? देखो एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, मॉलिक्यूलर बेसिस में लिखा है जहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वहां म्यूटेशन ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो इवोल्यूशन चाहता है कि ऐसे लोगों को जेनेटिक मटेरियल ना बनाए जिसमें म्यूटेशन ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा है ना, इसलिए इवोल्यूशन नहीं चाहता, क्योंकि जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। तो हो सकता है कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हुआ और खराब वाला भी बन गया, तो तुम्हें पता ही नहीं चला, वो तो खत्म हो गया, हमारे बॉडी में अब अटैक ही नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है म्यूटेशन तो रोजाना हो रहा है, म्यूटेशन लगातार चल रहा है, टेम्परेचर है, अलग अलग बहुत सारे फैक्टर म्यूटेशन के लिए। तो हो सकता है कि ऐसे रेस बेस से ऐसा म्यूटेट हो गया होगा कि पहले वाले से ज्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि म्यूटेशन तो रोजाना हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं अफ्रीका वाला स्ट्रेन आ गया है, तो ये ब्रिटेन वाला स्ट्रेन आ गया है, ये इंडिया वाला स्ट्रेन बन गया है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला स्ट्रेन बन गया, ये बार बार तुम सुनोगे ना। हो सकता म्यूटेशन तो हो रहा है, म्यूटेशन तो हो रहा है, और हो सकता है कि म्यूटेशन ऐसा हो गया कि पहले से ज्यादा अटैकिंग पावर बढ़ गया ना। तो यही हुआ है कोरोना वायरस के केस में, यही चीज हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकेंड चीज क्या है कि आप पीसीआर से कैसे पता कर सकते हो। भाई पीसीआर से कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो। आपने क्या किया, आपको पता करना है कि कोई, ठीक है, या कोरोना वायरस का हम लोग मान लेते हैं ना, तुम्हारा क्या ले लिया, 1 ml सलाइवा ले लिया, 1 ml तुम्हारे बॉडी से सलाइवा ले लिया, ये ना सलाइवा टेस्ट से तो निकालते हैं आजकल, ब्लड में नहीं है, इसलिए कभी नहीं देखना कि ब्लड से निकाला जा रहा है। सैंपल जब भी लिया जाता है सलाइवा से लिया जा रहा है, कभी भी ब्लड से नहीं, ब्लड में जा ही नहीं पा रहा है, वो तो लंग्स पे अटैक कर रहा है, वो तो लंग्स में अटैक कर रहा है। तो 1 ml सलाइवा ले लिया, मान लो सलाइवा के अंदर में कोरोना वायरस होगा, कोरोना वायरस होगा ना। अब हम क्या सलाइवा में देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं वायरस, वायरस इतने छोटे हैं, अगर हम देख लेते तो वही बता देते ना कि इस इंसान को पॉजिटिव है, ये इंसान नेगेटिव है। अरे कोई भी मशीन नहीं देख सकता कि सलाइवा के अंदर में कोरोना वायरस है या नहीं, अगर देख लेते तो मशीन में डाल देते, बोलते पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नहीं। तो हमने जब सलाइवा लिया तो तुम्हारे अंदर में कोरोना वायरस अगर होगा, सर और भी तो सेल हो जाएंगे, हमारे जो गाल के सेल है, चीक सेल है, वो भी सेल आ गए, हाँ बहुत सारे सेल आ गए। हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में ले लेंगे, एक ट्यूब में ले लेंगे, और वहां जो भी सेल आया, कोई बैक्टीरिया भी आ गया, दूसरे भी वायरस आ गए, कोरोना वायरस भी आ गया, हम सब में से आरएनए को निकाल लेंगे, आरएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने वाला मशीन चाहिए, सबसे पहले हमें आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने वाला मशीन चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो हम वहां से जो भी 1 ml सलाइवा लिया, उसमें से सारे में से आरएनए आइसोलेट कर लेंगे। बोले ठीक है, तो अगर तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस होगा तो आरएनए भी आ गया होगा, नहीं होगा तो नहीं आया होगा आरएनए। अब क्या करेंगे, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आ गया समझ में? अब क्या करें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, अब पीसीआर कर दो, इसलिए नाम है इसका आरटीपीसीआर, इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस टेस्ट का आरटीपीसीआर, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो पहले आरटी करा दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के डीएनए बनाओ, फिर पीसीआर कराओ। पीसीआर से फायदा क्या, डीएनए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बिलियन कॉपीज, करोड़ों बन जाएंगे, हमें बस वही उसी चीज का तो फायदा उठाना। अब मान लो ये हमने ट्यूब लिया, ये मान लो हमने ट्यूब लिया, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे ट्यूब लिया, और इसके अंदर में कई सारे डीएनए आ गए, मान लो ये भी डीएनए आ गया, ये कोरोना वायरस वाला डीएनए है,
कोरोना वायरस वाला डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पास मान लो तुम्हारे अपने अंदर का कुछ डीएनए आ गया, अपने अंदर का डीएनए आ गया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया का डीएनए आ गया। ध्यान से सुनना, ये बैक्टीरिया का आ गया, ये ह्यूमन सेल वाला है, ये कोरोना वायरस वाला। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि कोरोना वायरस का डीएनए है या नहीं है? पीसीआर बता देगा। बोले सर कैसे? तो पीसीआर का स्टेप याद करो, बहुत ही आसान है। पीसीआर का पहला स्टेप में क्या होता था? पीसीआर के पहले स्टेप में होते थे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होगा तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, डीनेचुरेशन हो गया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया, बस टेम्परेचर कर दो कितना, 94 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डीनेचुरेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब जो मैं बोलूंगा यही पर प्रॉब्लम होता है, यही पर बच्चा फंस जाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे और वहां पर हम लोग डालेंगे प्राइमर। ध्यान से सुनना, क्या डालेंगे हम लोग? प्राइमर। प्राइमर स्पेसिफिक होता है, प्राइमर स्पेसिफिक होता है। हमने कोरोना वायरस का जो डीएनए था उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, उसी का नाम है प्राइमर। प्राइमर डालिए, प्राइमर डालिए, टेम्परेचर 54 है, प्राइमर डाल दिया, प्राइमर डाल दिया। किसका प्राइमर? किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? कोरोना वायरस का, उसके डीएनए का। तो अगर तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस होगा तो जाकर के प्राइमर बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, इसी को कहते हैं एनिलिंग, इसी को कहते हैं एनिलिंग। और तुम्हारे अंदर में सबके साथ में बाइंड करेगा क्या? अरे तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है ही नहीं, तो उसका डीएनए है ही नहीं, तो क्या प्राइमर बाइंड करेगा? क्या एनिलिंग हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है तो प्राइमर डाला, प्राइमर जाके चिपक गया, एनिलिंग हो गया, एनिलिंग हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री ना, उसी का स्पेसिफिक तो है ना प्राइमर। अब तुम टेम्परेचर कर दो 72 डिग्री सेल्सियस, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहने का मतलब यहां पे एक एंजाइम यूज करें, टैग पॉलीमरेज, आपको अच्छे से आता है। टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? इस डीएनए को एक्सटेंड कर देगा, इसे एक्सटेंड कर देगा। अब बताओ कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए। कितने डीएनए बने बोलो? 2 डीएनए बन गए। ये तो एक साइकिल हुआ, एक साइकिल से, एक साइकिल से तुम्हारे 2 डीएनए बन गए। देखो ना, ये एक डीएनए, एक डीएनए, 2 डीएनए बन गए। 2 साइकिल से 4 बन जाएगा, 3 साइकिल से 8 बन जाएंगे, 4 साइकिल से 16 बन जाएगा। फार्मूला है 2 पावर n, n इज नंबर ऑफ साइकिल। एक साइकिल से 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब एनसीईआरटी याद करो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 30 साइकिल चला दे, 30 साइकिल चला दे, 1 बिलियन कॉपीज नहीं बन जाएगा, बिलियन कॉपीज नहीं बन जाएगा डीएनए का। तो अगर तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस होगा तो उसके बिलियन कॉपीज बन जाएंगे। जैसे ही मशीन में डालोगे, जैसे ही मशीन में डालोगे तो एक बड़ा सा पिक बन जाएगा, बाकी छोटे छोटे पिक रहेंगे। क्यों बड़ा पिक बना? क्योंकि इस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन बिलियन कॉपीज में हो चुका है, करोड़ों करोड़ बन चुके हैं, बहुत ज्यादा नंबर हो चुका है। हाँ, अब सेकंड केस ले लो, मान लो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस था ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस था ही नहीं। देखो ध्यान से, तुम्हारे अंदर में ये बैक्टीरिया वाला डीएनए आ गया, ये बैक्टीरिया वाला डीएनए आ गया, ये ह्यूमन सेल वाला आ गया, कोरोना वायरस है ही नहीं भाई तुम्हारे अंदर ना। तो सबसे पहले क्या करना था? तुम्हारे सलाइवा, फिर से बता दो, सलाइवा लिया, सलाइवा के अंदर से क्या निकाला बोलो? आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से किसमें किया बोलो? डीएनए। तुम्हारे अंदर में, अरे कोरोना वायरस है ही नहीं तो उसका डीएनए क्यों होगा? होगा ही नहीं डीएनए, यहां पर लड्डू जीरो। डीनेचुरेशन कराओ, डीनेचुरेशन कराएंगे तो ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, अलग हो गए, यहां ये वाला अलग हो गया। अब तुम प्राइमर डालो, प्राइमर कोरोना वायरस स्पेसिफिक है, तुमने प्राइमर डाल दिया, प्राइमर डाल दिया, प्राइमर किसका स्पेसिफिक है? किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? कोरोना वायरस के। तो क्या तुम्हारा किसी भी डीएनए से चिपक जाएगा? अरे जो प्राइमर है वो कोरोना वायरस के डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, उसी से जाके चिपकेगा ना। और तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस का डीएनए है ही नहीं तो काहे के लिए चिपकेगा? तो क्या डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए अलग हुए, क्या एनिलिंग होगा? और अगर एनिलिंग नहीं हुआ तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता, एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। अगर एनिलिंग नहीं होगा तो एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा तो क्या 1 से 2 डीएनए बनेंगे? क्या 2 डीएनए बनेंगे? नहीं बनेंगे। फिर से दूसरा साइकिल चलाओ, तीसरा साइकिल चलाओ, चौथा साइकिल चलाओ, अरे तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस का डीएनए है ही नहीं,
तो एनिलिंग होगा ही नहीं, एक्सटेंशन होगा ही नहीं। तो 30 साइकिल चला लो, 30 साइकिल चला लो, अरे डीएनए है ही नहीं तो काहे का मल्टीप्लीकेशन। तो जब तुम देखोगे मशीन में तो यहाँ पास क्या बड़ा पिक बनेगा, अरे वहां पर है ही नहीं तो काहे के लिए बड़ा पिक बनेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव। अब आया समझ में, कुछ भेजे में गया? अब बताओ, फटाफट बताओ, समझ में आया या ऊपर से गया? समझ में आया? इसी तरह से तुम एचआईवी का टेस्ट कर सकते हो। तुम्हारा ब्लड ले लिया 1 ml, उसके अंदर से हमने निकाला, हमें एचआईवी वायरस दिखता है क्या? अरे दिख जाता तो वहीं बोल देते कि एचआईवी पॉजिटिव है, फिर ये सब झंझट ही नहीं करते। अरे वायरस इतने छोटे दिख ही नहीं सकता। हमें क्या करना है, उसके न्यूक्लिक एसिड आरएनए को एम्पलीफाई कराना है। तो आरएनए थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकता है, डीएनए करता है। तो हम पहले आरटी करेंगे, आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, डीएनए बना दिया, फिर हम लोग पीसीआर मशीन से डबल करा देंगे, 30 साइकिल चला देंगे। अरे तेरे अंदर डीएनए है ही नहीं एचआईवी वायरस का, एचआईवी वायरस इंटर किया ही नहीं है, तो वो पीसीआर 30 साइकिल के बाद में डीएनए तो लड्डू बनेगा। अगर तुम्हारे अंदर में एचआईवी वायरस होगा ना, वो डीएनए होगा तो डीनेचुरेशन हुआ होगा, एनिलिंग हुआ होगा, तभी तो एक्सटेंशन होगा, तभी तो 2 डीएनए बनेंगे, तभी तो 2 से 4, 4 से 8 और 2 × 30 बिलियन कॉपीज तभी तो बनेगा। अगर तेरे अंदर डीएनए होगा तो मुझे बस न्यूक्लिक एसिड डीएनए को मल्टीप्लाई करके पता चल जाता है। सेम केस कैंसर वाले केस, कैंसर कैंसर वाले से केस में क्या होता है, जीन खराब हो गया, जीन खराब हो गया। अरे जीन खराब हो गया तो क्या हम जब डालेंगे, जब हम लोग क्या डालेंगे, जब प्राइमर डालेंगे तो तेरा तो जीन ही खराब हो चुका है। हाँ, मान लो तेरे अंदर इंसुलिन जीन था, ये था इंसुलिन जीन, इंसुलिन जीन था। हाँ, अब वो क्या हो गया, खराब हो गया, वहां पर खराब हो गया भाई, वो कट गया, ये पार्टी कट गया, कट गया। हाँ, खराब हो चुका है, जीन ही खराब हो गया। अरे जीन खराब हो गया तो जब प्राइमर डालेंगे तो वो जीन है ही नहीं तो बाइंड नहीं करेगा ना, वो बाइंड करेगा ही नहीं। और अगर एनिलिंग नहीं हुआ तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता, अगर एक्सटेंशन होगा ही नहीं तो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। तो तेरे अंदर में अगर जीन खराब हो गया है तो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। और तीसरा है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ठीक है, हम लोग अगले क्लास में करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, लगभग तुम्हें बताया होगा मेरे से ऑटो रेडियोग्राफी याद है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और इसमें अब छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए, एक पॉइंट ये बचा है कि बताइए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते या प्लांट बनाने का फायदा क्या है। हाँ, तो वो 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिटेक्ट करने में ना, डिजीज को पता करने में, या रोजी कॉ बनाया था इम्फाइसेमा बीमारी को ठीक करने के लिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया था वैक्सीन के सेफ्टी में ना, और उसके बाद में इथिकल इश्यूज, हम इतने एनिमल्स को मार रहे हैं ट्रांसजेनिक बना करके, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, ये खराब है। हमने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जीन डालने के चलते कितने को मार दिया है, उसका जीनोम चेंज हो रहा है, तो ये हमारे मोरालिटी इथिक्स क्या हमारा अलाउ करता है। और उसके बाद में है बायोपेटेंट और बायोपायरेसी, थोड़ा आसान है, बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी थोड़ा तो आसान है। तो हम लोग एक क्लास और लगेगा और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट बताओ, आज वाला समझ में आ गया सभी को? फटाफट बताओ। ऑटो रेडियोग्राफी मैंने कराया होगा, पिछले क्लास में करा दिया होगा सभी, ठीक है? तो अब मुझे एक क्लास और देना और पहले से मुझे बता देना कि बायोटेक में और कौन कौन से जहां पर दिक्कत है वो करा देंगे, ठीक है? और वो वाला जो मैंने भेजा ना एक लेक्चर जिसमें तुम्हें पीबीआर 322, उसका मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बता दिया, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, क्लोनिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से बताया, ठीक है? तो एक क्लास और ले लेंगे बायोपेटेंट, तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर तो चलो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, एक क्लास और करते हैं इस चैप्टर के ऊपर में, तो ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम से ठीक हो जाए।